अस्सलाम वालेकुम। है देखो 3 बच्चे टोटल मैनू Okay, welcome to today's class. Previously, we discussed the size of the businesses and different methods of measuring the sizes of the businesses. And after discussing the different method, we concluded that there is no universal rule to measure the sizes of the businesses, and it varies from business to business. But in an industry, you can use like number of employees or the capital employed, or for a limited company, private limited and the public limited, you can use also the market capitalization and the market shares as well. लेकिन फाइनली हमने ये कहा कि कोई भी यूनिवर्सल रूल नहीं है मार्केट में बिजनेस के साइजेस को जांचने के लिए. You have to use different methods for different situations, for different industries as well. ओके, तब हमने स्मॉल बिजनेसेस और लार्ज बिजनेसेस को भी देखा और स्मॉल बिजनेसेस की डेफिनेशंस देखी कि यूके में स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन क्या है और पाकिस्तान में स्मॉल बिजनेस और फिर मीडियम बिजनेस या मीडियम एंटरप्राइज क्या होती है. और हमने ये भी डिस्कस किया कि स्मॉल बिजनेसेस की किसी भी कंट्री में उसकी ज़रूरत क्यों है और क्यों कंट्रीज़ जो हैं स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करती हैं. तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ग्रोथ क्या होती है, बिजनेस ग्रोथ क्या चीज़ है. और नेचुरली ग्रोथ से, जैसे आपको नाम से जाहिर हो रहा है, ग्रो मीन्स बढ़ना, फलना फूलना. तो बिजनेस भी ग्रो करना चाहते हैं. क्यों ग्रो करना चाहते हैं, क्या रीजंस हो सकती हैं ग्रो करने के लिए. मतलब कुछ तो चाहेंगे कि वो ग्रो कर जाएं और एक स्मॉल बिजनेस एक बड़े बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए, और कुछ ये चाहेंगे कि उनका स्मॉल बिजनेस स्मॉल ही रहे. अब देखिए डिफरेंट ओपिनियंस आ गए ना कि भाई क्यों वो ये चाहते हैं कि जो स्मॉल बिजनेस है वो स्मॉल ही रहे. वो इसलिए ये चाहते हैं कि वो स्मॉल बिजनेस जो है वो उनके हाथ में रहे, उनके कंट्रोल में रहे. वो अगर लार्जर बिजनेसेस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे तो दे मे लूज द कंट्रोल ओवर दैट बिजनेस. तो अब उसको कंट्रोल को रखने के लिए वो ये चाहेंगे कि हमारा बिजनेस ग्रो ही ना करे. जिस पैमाने पे, जिस लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं उसी लेवल पे ऑपरेट करते रहें. अब दूसरी तरफ दूसरी सोच, जो बिजनेसेस ये चाहते हैं कि हम ग्रो करें. क्यों वो चाहते हैं कि ग्रो करें? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में फुट होल्ड कायम करें, ज्यादा से ज्यादा वो अपने सेल्स को बढ़ाएं, अपने मार्केट शेयर को बढ़ाएं और अपने स्टेक होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव को मीट करने की कोशिश करें. और मोस्टली ऐसी कंपनीज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उनका ऑब्जेक्टिव होता है नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2 प्रॉफिट और द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए वो ये कोशिश करते हैं कि वो ग्रो करें. अब जो ग्रो नहीं करना चाहते, नेचुरली वो रिस्क नहीं ले रहे, वो कम रिस्क पे काम कर रहे हैं. और जो ग्रो कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, इट मींस कि वो रिस्क टेकर हैं, वो रिस्क ले रहे हैं. और रिस्क ले के वो देखना ये चाह रहे हैं कि कहां तक वो इस रिस्क टेकिंग में सक्सेसफुल होंगे. तो काफी सारी रीजंस हो सकती हैं ग्रोथ के लिए.
जैसे हमने कहा, एक रीजन तो ये होती है कि इंक्रीज प्रॉफिट, कि वो ये चाहते हैं कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। अब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का मतलब ये है कि मतलब हायर सेल्स हो रही हैं, अर्निंग ज्यादा हो रही हैं, तो अर्निंग ज्यादा होने की वजह से उनकी 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 प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। अब प्रॉफिटेबिलिटी जब बढ़ रही है तो मतलब उनको फायदा हो रहा है, सबको फायदा हो रहा है। अगर वो सिंगल ओनर है तब भी उसको फायदा हो रहा है, और अगर वो मतलब पार्टनरशिप का बिजनेस है या इवन सो मच सो के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उनको भी डायरेक्टर्स को, उनके पार्टनर्स को फायदा पहुंच रहा है इन केस ऑफ इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरी रीजन क्या हो सकती है? दैट इज इंक्रीज्ड मार्केट शेयर। अब जैसे मैंने पहले बात की कि जब बिजनेस ग्रो करता है, जब उसका मोटिव ये होता है कि उसने ग्रो करना है, तो उनकी सोच भी ये होती है कि उन्होंने अपना मार्केट शेयर अटेन करना है। अब मार्केट शेयर की हमने बात की थी कि मार्केट शेयर कैसे निकाला जाता है, कि सेल्स ऑफ दैट फर्म डिवाइडेड बाय द टोटल सेल ऑफ द इंडस्ट्री। तो अब इससे क्या पता चलेगा कि हमें उसके मार्केट शेयर का पता चल जाएगा। अब मार्केट शेयर जब आपका बढ़ाना चाह रहे हैं या आप ये चाहते हैं कि हमारा मार्केट शेयर बढ़ जाए, तो इट मींस कि आपका मोटिव क्या है? ग्रोथ। तो ग्रोथ के सिलसिले में अब हम मार्केट शेयर को बढ़ाना चाह रहे हैं। और कैसे बढ़ा सकते हैं? कि मतलब सेल्स को इंक्रीज करने के लिए आप ज्यादा बेहतर मार्केटिंग करें, आप अपनी कंपटीशन की निस्बत ज्यादा अच्छी प्राइसेस उनको पेश करें। आप जब ग्रो करेंगे और आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। बार्गेन पावर कहाँ कैसे बढ़ेगी? आप अपने सप्लायर्स के साथ बार्गेन कर सकते हो कि आपको ज्यादा अच्छे डिस्काउंट्स दे, ताकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है वो कम हो जाए। फिर आप अपने सप्लायर्स के साथ बार्गेन करने के अलावा आप अपने रिटेलर्स के साथ भी बार्गेन कर सकते हो। यू ग्रो, आप कैसे? कि भाई जहां पे आपके रिटेल सेल्स हो रही हैं, वहां पे एक अच्छी जगह पे, एक प्रोमिनेंट जगह पे आपकी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाए, ताकि आप बेहतर तरीके से या लोग बेहतर तरीके से आपकी प्रोडक्ट के बारे में जांच सकें। इससे आपको क्या होगा? एक अच्छी पोजीशन मिलेगी उस रिटेल बिजनेस में। तो अब नेचुरली आपका एक ये मोटिव कि आपका मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, तो मार्केट शेयर इस तरह से आपका इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट रीजन ये भी हो सकती है कि आप ये चाहते हो कि आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स बेहतर हों, जिसकी हमने बात की कि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना चाह रहे हैं। और मैंने जैसे कहा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे जब हम ऑपरेशन का पोर्शन पढ़ेंगे। लेकिन आपको फिर एक दफा फिर कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, कि वो लेवल जहां पे कि आपकी जहां पे आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। गर्ल साइड पे आई थिंक वो सुन नहीं पा रहे, कोई थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम है, हम उसको टैकल कर रहे हैं। राइट, ओके। उसके अलावा क्या हो सकती है कि आप अपना स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप ग्रो करते हैं, और आपका एक टेक ओवर का रिस्क रिड्यूस हो जाता है। यानी जब आप ग्रो कर जाते हो तो नेचुरली एक लार्जर फर्म को टेक ओवर करना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू अ स्मॉलर फर्म। A smaller firm can easily be taken over by a larger competitor, while on the other hand, a larger firm is difficult to take over. तो ये भी एक रीजन होती है ग्रो करने की, कि जी हम ये चाह रहे हैं कि हमारा ये जो रिस्क है, रिस्क ऑफ टेक ओवर, ये कम हो जाए। तो हमें सॉरी, हमें ये पता चला कि ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से बिजनेस जो है वो ग्रो करना चाहता है। अब बिजनेस ग्रोथ जो है, ये देखें, अगर आप गौर करें इस
स्लाइड पे तो आपको नजर आएगा कि डिफरेंट किस्म की ग्रोथ हो सकती है, जिसमें एक इंटरनल ग्रोथ होती है, एक एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, एक आपको कह सकते हैं कि जिसको हम कहते हैं नेशनल टू इंटरनेशनल, ये भी ग्रोथ है। एक आपकी फाइनेंसिंग ग्रोथ है, फाइनेंसिंग ग्रोथ, ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ है, लेकिन मेजर जो है वो हम इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ की बात करते हैं। फाइनेंसिंग ग्रोथ से क्या मुराद है? फाइनेंसिंग ग्रोथ से मुराद ये है कि एक एक फर्म को जब एक्सपैंड करना है, जब ग्रो करना है, जब बढ़ना है, तो दे नीड प्लांट, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स करने के लिए। अगेन हम बात करें तो इंटरनल सोर्सेज होते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। What are the internal sources to gain the finance? First is very important and very foremost, जो ज्यादातर जगह पे यूज होता है, that is private funds, जिसको हम कहते हैं पर्सनल सेविंग्स। तो सबसे बड़ा सोर्स जो है वो क्या है? फाइनेंस। जब ग्रो करना है तो फाइनेंसिंग अरेंज करने के लिए सबसे बड़ा सोर्स क्या है? प्राइवेट फंड्स और द पर्सनल सेविंग्स। तब हम नेक्स्ट हम बात करें तो प्रॉफिट्स, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं या रिटेन्ड प्रॉफिट भी कहते हैं। ये उस सूरत में होता है जब आप बिजनेस चला रहे हो और आप ये चाह रहे हो हम ग्रो करें। तो अब क्या हो रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं तो आप कहते हैं कि ये रिटेन प्रॉफिट है, ये इतनी अमाउंट जो है ये मैंने रखनी है, दैट विल बी फ्लोड बैक इनटू द बिजनेस। मींस कि वो बिजनेस में री इन्वेस्ट किए जाएंगे इन ऑर्डर टू गेन हायर से आने वाली बात है, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। तो प्रॉफिट्स हो जाएं या प्राइवेट फंड्स हो जाएं, इनकी अमाउंट हमेशा कम ही होती है। तो इसका मतलब जो इंटरनल सोर्सेज हैं वो स्लो होते हैं, राइट? इंटरनल सोर्सेज, इसका मतलब क्या है कि जब आप इंटरनल सोर्सेज यूज कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ जो है वो स्लो है, राइट? ओके, देन कम्स द एक्सटर्नल सोर्सेज। अब एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो सबसे बड़ा सोर्स जो फौरन जहन में आता है वो है जी लोन्स। लोन्स सिंपल, जैसे नाम से जाहिर है कि किसी बैंक से आप लोन ले लें या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लें या किसी इवन सो मच सो कि आप किसी सिंगल पर्सन से भी लोन ले सकते हैं। तो लोन्स कहीं से भी आप एक्वायर कर सकते हैं, ये एक एक्सटर्नल सोर्स है। देन अदर एक्सटर्नल सोर्स क्या है, जिसको हम कहते हैं वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या चीज है कि ये एक स्पेशलिस्ट ग्रुप है जो कि कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, यानी ग्रुप ऑफ पीपल है जो अपने कैपिटल को पूल इन करते हैं। पूल इन करके तो जिन लोगों को अपने बिजनेसेस को रन करने के लिए या इवन ग्रो करने के लिए अगर कैपिटल की जरूरत है तो वो फिर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुप्स को कहा जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट। अब वेंचर कैपिटलिस्ट को भी फायदा क्या होगा, क्यों वो प्रोवाइड कर रहे हैं? चले, बैंक्स को तो फायदा ये है कि वो वहां पे इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, नेचुरली कोई ना कोई फायदा है तो वो लोन दे रहे हैं। तो वेंचर कैपिटलिस्ट को क्या फायदा है? वेंचर कैपिटलिस्ट को ये फायदा होता है कि वो उनको वहां पे कोई मैनेजमेंट राइट्स तो नहीं होते, लेकिन क्योंकि उनका एक स्टेक लगा होता है उसमें, तो दे मे टेक ओवर द ओनरशिप ऑफ द फर्म। अगर वो ये देखते हैं कि अगर फर्म प्रॉपरली नहीं चल पा रही या जो मोटिव्स थे वो अचीव नहीं कर पा रहे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो उनके मीट नहीं हो रहे, तो फिर वो क्या करेंगे कि वो जाहिर है कि अपने जो इन्वेस्टेड मनी है वो उसको लूज तो नहीं करना चाहेंगे ना। वो तो ये चाहेंगे जो हमने इन्वेस्ट किया है उस पर हमें कोई रिटर्न मिले। तो फिर वो ऐसी सूरत हाल में जब बिजनेस प्रॉपरली नहीं चल रहा तो वो उस फर्म को टेक ओवर कर लेंगे और टेक ओवर करके फिर वो उस पर अपनी फर्म को बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे।
अपनी सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि वो जो प्रॉब्लम्स प्रीवियसली पेश आ रही थी उनको टैकल किया जाए और इन अ फ्यू इयर्स दे मेक दैट बिजनेस अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो वेंचर कैपिटलिस्ट वो स्पेशलिस्ट ग्रुप होते हैं जो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। फिर एक another form of external source is the leasing. Now leasing, अब आप ये कहेंगे फाइनेंस क्या है, इसमें हम बैंक से लोन लेते हैं। लीजिंग क्या है, इसमें हम बैंक से लोन लेते हैं। अब फर्क क्या हो गया, जैसे हमने कहा कि इट अलाउज अ डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स। डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या है जनाब, इससे मुराद ये है कि आप एक चीज, फॉर एग्जांपल एक मशीनरी है वो आप लीज करवाते हो, तो अब आपने क्या कहा, आपने सारे का सारा पैसा लग गया उस लीजिंग कंपनी का और आप अब उस मशीनरी को यूटिलाइज कर रहे हो सिर्फ। तो आप जब यूटिलाइज कर रहे हो तो यूटिलाइज करने की वजह से आप उस पे उसको एक रेंट पे कर रहे हो, यानी ओनरशिप किसकी है, वो लीजिंग फर्म की ही रहेगी, आप उसको सिर्फ यूटिलाइज कर रहे हो और उस यूटिलाइजेशन पे आप उसको एक रेंट पे कर रहे हो, यानी फायदा उसको भी हो रहा है और फायदा आपको भी हो रहा है। आप यहाँ पे ऐसे लीजिंग में ऐसा भी कर सकते हो कि अब देखें आपको ग्रो करने के लिए कैपिटल की जरूरत है, तो कैपिटल कहाँ से आप अरेंज करेंगे, यू हैव द मशीनरी, फॉर एग्जांपल यू आर ऑलरेडी अ रनिंग बिजनेस, यू हैव द मशीनरी, यू हैव डिफरेंट इक्विपमेंट्स, यू हैव इवन अ फ्लीट ऑफ कार्स, कुछ भी है, तो आप क्या कहते हो, आप लीजिंग फर्म के पास जाते हो और कहते हो कि जनाब आप ये जो है क्या कहते हैं मेरे से परचेज कर लें मशीन जो है, और परचेज करके आप मुझे इसको लीज आउट कर दें। अब देखें हो क्या रहा है कि एक तरफ आपको मिल रहा है, जब उन्होंने परचेज कर लिया, इसको कहते हैं लीज एंड बाय बैक एग्रीमेंट। एक तरफ आपने उनको जब ऑफर की, अगर वो एग्री कर जाते हैं तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल मिल गया, राइट, उस मशीनरी की प्राइस के अकॉर्डिंगली, और जो भी उसकी में डिग्री ऑफ वियर एंड टियर हुआ है वो खुद अपने हिसाब से कैलकुलेट करके आपको एक कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे। अब वो कैपिटल आप यूज कर सकते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, राइट। अच्छा, अब इसके साथ फायदा, अब जाहिर है आपने बिजनेस तो चलाना है, वो उस मशीन को अगर आप वो उठा के ले जाते हैं तो आपका बिजनेस तो नहीं रन होगा, तो आपने क्या कहा कि इसको मुझे लीज आउट भी कर दो। उन्होंने कहा जी ठीक है, आपको हम 5 साल के लिए लीज आउट कर देते हैं। अब 5 साल में आप क्या करेंगे, आप रेंट पे करेंगे मंथली बेसिस पे, और वो रेंट हमारा अकाउंट फॉर होता जाएगा टुवर्ड्स दैट कैपिटल। अब 5 साल के बाद जो हमने कैपिटल प्रोवाइड किया है वो भी इक्वल हो जाएगा, वो भी खत्म, और साथ ही साथ वो मशीन भी आपके पास ही रहेगी, और 5 साल के बाद उसकी ओनरशिप भी आपको वापस ट्रांसफर हो जाएगी। तो देखिए लीजिंग में कितनी ज्यादा एक फ्लेक्सिबल किस्म की अरेंजमेंट मिल गई कि उनको एक डबल किस्म का फायदा हो गया कि स्टार्ट में भी कैपिटल मिल गया, फिर उसको वो यूज भी करते रहे, तो उनके जो ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव था वो मीट हो गया। तो इस तरह से लीजिंग में फाइनेंस लीज होती है, आमतौर पे जो फाइनेंस लीज ही चलती है, इसी की हमने बात की। ओके, उसके बाद आ जाती है कि और एक्सटर्नल सोर्स क्या है, जिसमें हम कहते हैं जी कि गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है। यूरोपियन यूनियन की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम यूके की बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो यूरोपियन यूनियन ग्रांट्स देती है ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस को फ्लोरिश करने के लिए, या गवर्नमेंट्स भी ग्रांट करती है कि जी आप अपनी फर्म को या अपने बिजनेस को ग्रो करें। ये कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं टू गेन द फाइनेंस। ओके, इसके साथ साथ एक टर्म यूज होती है जिसको कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या है कि व्हेन देयर इज अ सडन ग्रोथ, इट मींस देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन डिमांड, या इसका दूसरा भी हो सकता है कि इंक्रीज इन डिमांड की वजह से आपकी क्या होती है, ग्रोथ हो जाती है। जाहिर है कि डिमांड बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है, तो आप ग्रो कर रहे हो। अब फर्म क्या करती है कि वो उस ग्रोथ को केटर करने की कोशिश करती है, यानी वो बढ़ती हुई डिमांड को केटर करने की कोशिश करेगी, यानी अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेगी। लेकिन हो क्या रहा है कि जाहिर है एक सर्टेन लेवल तक तो वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर उस सर्टेन लेवल से भी ऊपर उनकी डिमांड जा रही है तो फिर उस डिमांड को वो मीट नहीं कर पाएंगे। अब किया क्या जाता है कि इन्वेस्टमेंट की जाती है कि अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाए। अब
इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि यू आर इंक्रीजिंग योर कॉस्ट। अब कॉस्ट तो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन क्या कॉस्ट इंक्रीज करके आप प्रीवियसली जिस प्राइस पे प्रोडक्ट्स का सेल कर रहे थे, क्या उस पे सेल कर सकते हैं? इट वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क, मुश्किल होगा। तो क्या होता है कि जब आप ऐसा नहीं कर पाते, यानी अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, और साथ ही साथ आप अपनी प्रीवियस प्राइस पे ही अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो, तो होगा क्या कि आपको कैश फ्लो प्रॉब्लम्स अगर होंगी, कैश फ्लो शॉर्ट हो जाएगा। और जब ज्यादा अगर लिंगर ऑन कर जाए ये कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स, तो आपको ये लीड करते हैं टुवर्ड्स इंसॉल्वेंसी। तो ये एक ओवर ट्रेडिंग का एक प्रॉब्लम आता है, या ओवर ट्रेडिंग की एक टर्म जिसको हम यूज करते हैं। इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज देखने के बाद हम देखते हैं कि इंटरनल ग्रोथ से क्या मुराद है। जैसे हमने पहले कहा कि इंटरनल सोर्सेज अगर स्लो हैं तो इंटरनल ग्रोथ भी स्लो होगी। अब इंटरनल ग्रोथ से क्या मुराद है कि ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है। जैसे हम अगर यहाँ पे एग्जांपल लें, पहचान स्टोर्स की एग्जांपल ले लेते हैं, तो पहचान स्टोर्स एक वेल एस्टैब्लिश्ड डिपार्टमेंटल स्टोर है सियालकोट के इन्वायरमेंट में। अब अगर वो ग्रो करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? इंटरनल ग्रोथ की बात करते हैं, जाहिर है अपनी पर्सनल सेविंग है या अपनी कोई रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं, वो इन्वेस्ट करके तो वो एक और ब्रांच अपनी पहचान स्टोर्स की खोल लेते हैं सियालकोट के ही एक दूसरे इलाके में। तो ये अब क्या हुआ कि वो ग्रो कर गए। अगर वो ब्रांच मजीद एक ब्रांच जो है वो सियालकोट से निकल के तो डस्का चले जाते हैं या गुजरांवाला चले जाते हैं, तो एक और ब्रांच उन्होंने खोल ली। तो अब ये क्या, ये ग्रो कर गए वो, यानी 1 से 2, 2 से 3 ब्रांचेस हो गई। लेकिन ये जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ को हम कहते हैं इंटरनल ग्रोथ, बिकॉज इट्स अ स्लो ग्रोथ यूजिंग द सोर्सेज मोस्टली ऑफ देयर ओन। तो इसको इसलिए हम स्लो ग्रोथ भी कहते हैं। दूसरी जो हमने बात की एक्सटर्नल ग्रोथ की, दूसरी क्या है? एक्सटर्नल ग्रोथ, विच इज अ वेरी फास्ट ग्रोथ। और एक्सटर्नल ग्रोथ में डिफरेंट हम मेथड्स यूज करते हैं, जिसमें टेक ओवर्स हैं, मर्जर्स हैं और बाय आउट्स हैं। हम अभी टेक ओवर्स देखेंगे कि टेक ओवर्स क्या होते हैं, और मर्जर्स को देखेंगे। बाय आउट्स को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह A2 में। अभी टेक ओवर से क्या मुराद है कि जब वन फर्म इज बाइंग और सिक्योरिंग अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अनदर, राइट? और होता क्या है? द टेकन ओवर फर्म मे लूज इट्स आइडेंटिटी, मे लूज। तब हम रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते, लेकिन जब टेक ओवर हो गया तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस उसकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। इसकी अभी रिसेंट बहुत बड़ी एग्जांपल है कि टेक ओवर ऑफ वारिद टेलीकॉम बाय जैज। अब वारिद इज नो मोर देयर, वारिद की आइडेंटिटी खत्म। अब सब क्या है? अब जैज है। अब नंबर जो भी हो, पहले अगर वारिद का नंबर था 0321 से जो शुरू होते हैं, तो वो भी अब जैज के नंबर बन गए। जो उनके क्या कहते हैं स्क्रैच कार्ड्स थे, वो भी जैज के स्क्रैच कार्ड हो गए। अब सब का सब खत्म हो गया, वारिद का नाम खत्म, आइडेंटिटी खत्म, अब किसका बच गया? जैज का। तो दैट इज टेक ओवर। एक और एग्जांपल जो आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, दैट इज मॉरिसंस टेक ओवर ऑफ सेफवे। दैट विल इवेंचुअली लीड टू द डिसअपीयरेंस ऑफ द नेम सेफवे। अब आपको ये सारी चीजें जो हैं शायद पहली दफा आपने सुना हो कि मॉरिसन क्या है, सेफवे क्या है, राइट? तो सेफवे का नाम खत्म हो गया, मॉरिसन का बच गया। तो अब आपसे थोड़ा सा ये आप समझ लें, एक आपकी छोटी सी असाइनमेंट है कि आपने ये देखना है कि भाई मॉरिसन क्या बला थी और सेफवे क्या बला थी, यानी क्या ऑर्गेनाइजेशन थी या क्या प्रोडक्ट्स थी, ये अब आप देख के हमें बताएंगे। हो सकता है मैं इस पर आपको छोटी सी कोई असाइनमेंट भी दे दूं। तो इसको हम कहते हैं कि टेक ओवर हो गया और उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। टेक ओवर हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, वर्टिकल भी होते हैं। हॉरिजॉन्टल टेक ओवर क्या होता है कि व्हेन अ बिजनेस एट द सेम स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस टेक ओवर्स द अदर बिजनेस, यानी जो एक बिजनेस है वो दूसरे बिजनेस को एक्वायर कर रहा है, लेकिन वो दोनों सेम स्टेज पे हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी, जैज ने टेक ओवर कर लिया वारिद को, दे वर एट द सेम स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी
कोई फर्क नहीं था, उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल टेक ओवर। दूसरा जो हम बात करते हैं दैट इज वर्टिकल टेक ओवर। अब जिसमें क्या होता है कि एक फर्म जो एक्वायर कर रही है, इट इज एट सम डिफरेंट स्टेज देन द अदर फर्म विच इज बीइंग एक्वायर्ड, राइट। जैसे इसका हम आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे सकता हूं कि अगर एक बिजनेस अपने सप्लायर को टेक ओवर कर लेता है, तो अब क्या हो रहा है कि ये डिफरेंट स्टेज पे है, वो प्रोडक्शन में है लेकिन सप्लायर को टेक ओवर कर रहा है, तो दैट इज वर्टिकल टेक ओवर। तो अब वर्टिकल टेक ओवर बेसिकली दो किस्म के होते हैं, एक को कहते हैं फॉरवर्ड और एक को कहते हैं बैकवर्ड। जो अभी मैंने एग्जांपल दी कि जब हम सोर्स की तरफ मूव करेंगे, जब हम सोर्स की तरफ मूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम बैकवर्ड वर्टिकल टेक ओवर कर रहे हैं, जैसे हमने सप्लायर को टेक ओवर कर लिया। और अगर हम फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मार्केट मूव करेंगे, यानी फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्शन बिजनेस है, वो अपने रिटेलिंग बिजनेस को भी एक्वायर कर लेता है, तो अब क्या हुआ कि वो टुवर्ड्स मार्केट मूव कर गया, तो उसको हम क्या कहेंगे कि इट्स अ फॉरवर्ड वर्टिकल टेक ओवर। तो ये हम डिफरेंट किस्म के, हम इनको बड़ी तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन ये अभी आपके इतनी तफसील में आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये हम इंशाल्लाह देखेंगे A2 में। नेक्स्ट आ जाता है मर्जर्स। मर्जर्स क्या है? मर्जर है जी द अमलगमेशन ऑफ टू और मोर फर्म्स, यानी दो या दो से ज्यादा फर्म्स आपस में अमलगमेट हो गई, मिल गई। जैसे मैंने एग्जांपल दी है कैडबरी और श्वेप्स की, यानी दोनों फर्म्स अपनी कोई ना कोई आइडेंटिटी बरकरार रखेंगी। अब कैडबरीज का नाम तो आपको पता है, मोस्ट ऑफ यू चॉकलेट भी खाते ही होंगे इसलिए पता होगा, लेकिन श्वेप्स का नहीं पता होगा। तो अब फिर वही बात आ गई कि आपने जरा खुद चेक करना है कि कैडबरीज और श्वेप्स क्या चीज थी, श्वेप्स क्या चीज थी, दोनों का मर्जर कब हुआ और क्यों हुआ, और फिर इनका डीमर्जर भी हो गया है। एनीवे वो बात, तो जैसे हमने बात की कि ये क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा फर्म्स अमलगमेट हो जाती हैं। तो जिस तरह हमने टेक ओवर की बात की कि हॉरिजॉन्टल टेक ओवर होता है और वर्टिकल टेक ओवर होता है, इसी तरह हॉरिजॉन्टल मर्जर भी होता है और वर्टिकल मर्जर भी होता है। हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या है? व्हेन द मर्जिंग फर्म्स आर एट द सेम स्टेज ऑफ देयर प्रोडक्टिव प्रोसेस, जैसे हमने पहले भी बात की, तो वो मर्ज हो जाएंगी। और वर्टिकल में क्या होता है कि व्हेन द both the merging firms are at the different stages of their productive process, तो उसको हम कहेंगे कि vertical merger है। Again vertical merger में फिर वही बात आ जाएगी, forward vertical merger और backward vertical merger। वही अगर आप towards source move करते हैं तो backward हो जाएगा, और अगर towards market move करते हैं तो वो forward हो जाएगा। तो ये आपके आगे ये आपको नजर आ रहा है कि ये मेथड्स किसके हैं, ये एक्सटर्नल ग्रोथ के हैं। और एक्सटर्नल ग्रोथ जिसे हमने बात की कि एक रैपिड ग्रोथ होती है, और रैपिड ग्रोथ के लिए आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लाजमी रिक्वायर होता है। यानी आप जब टेक ओवर कर रहे हो तो किसी फर्म को जब परचेज कर रहे हो तो आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, तो वो कहाँ से अरेंज करोगे? फिर बात वही आ गई कि बैंक्स के पास जाओगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाओगे। एंड सेम गोज विद द मर्जर, कि जब मर्ज कर रहे हो तो आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, तो अगेन you move to the external sources to grow externally। तो इस तरह से हम ग्रोथ के लिए इंटरनली और एक्सटर्नली जो है मूव करते हैं। अब हम बात अगर करें, अब ग्रोथ की बात हो गई, तो अब इस ग्रोथ को मैनेज भी तो करना है ना। बात हम करें तो फिर जिस तरह ह्यूमंस को मैनेज करना मुश्किल होता है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैनेज करना मुश्किल होता है। अब लार्जर जो हम ग्रो करते जाएंगे, लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस बनती जाएंगी, तो मैंने जैसे कहा कि हमें एक तरफ फायदा ये होगा कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ नुकसान भी होगा कि डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आना शुरू हो जाएंगी। और वहां पे फिर आपको अपने जो मैनेजर्स हैं या ओनर्स हैं उनके रोल की चेंज की भी जरूरत पड़ेगी। यानी दे शुड नॉट बी द मैनेजर्स, दे शुड नॉट बी द ओनर, दे शुड बिकम द लीडर्स इन ऑर्डर टू मैनेज द ग्रोथ। तो ये जरूरी है कि हम उसको मैनेज करने की कोशिश करें। और ये हमने पहले भी देखा कि देयर मे बी अ डाइवोर्स बिटवीन द ओनरशिप एंड द कंट्रोल, यानी शेयर होल्डर्स और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इंटायरली सेपरेट हो जाएंगे, और ये आएगी आप की ग्रोथ के सिलसिले में। तो हम ग्रोथ को मैनेज करने के लिए जरूरी क्या होता है कि आपके जो रोल्स हैं
जो मैनेजर्स के रोल्स हैं उनको देखा जाए, अपनी कोऑर्डिनेशन को, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर किया जाए और ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे ही ट्रीट किया जाए जैसे हम ह्यूमन रेस को ट्रीट करते हैं, ताकि वो उनकी ग्रोथ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चला जा सके। तो इस तरह से हम ग्रोथ को लेके चलते हैं। जो टुडे हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल आगे चलेंगे। आफ्टर 5 minutes we'll have answer question session. Thank you.